नमस्कार दर्शकों, कंटेंट कलाकारी के इस नए इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि 1 जुलाई का दिन भारत में डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम डॉक्टर्स डे भी कहते हैं। और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान रॉय के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। उनका उस दिन बर्थडे होता है। और हम सब ये जानते हैं कि हम जन्म से लेकर मरण तक हम सबको डॉक्टर की किसी न किसी रूप में आवश्यकता होती है। जीवन में कभी हम बीमार होते हैं, कभी हमें किसी भी और तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि आज डॉक्टर्स डे के दिन हम क्यों ना डॉक्टर से ही बात करें। तो इस उपलक्ष्य में आज कंटेंट कलाकारी में हम एक प्रसिद्ध डॉक्टर को लेकर के आए हैं। तो स्वागत करते हैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर देवज्योति सरकार का। डॉक्टर देवज्योति सरकार, थैंक्स फॉर कमिंग। स्वागत है आपका कंटेंट कलाकारी के चैनल में। डॉक्टर, आपको मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सरकार न सिर्फ एक डॉक्टर है, बल्कि एक उम्दा लेखक भी हैं और संगीत में भी इनकी गहरी रुचि है। तो अब चलिए बात करते हैं डॉक्टर सरकार से। डॉक्टर, आप प्लीज बताएं कि आज का दिन, 1 जुलाई का दिन, हम इंडिया में डॉक्टर्स डे के रूप में क्यों मनाते हैं? 1 जुलाई डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म दिवस है। और he was not any ordinary doctor. He was and not only a very famous doctor. उनका he achieved a very rare feat जो आजकल किसी के सोच के परिकल्पना के भी बाहर है। He was both FRCS and FRCP from London. मतलब he attained the highest honor in surgery as well as medicine. But in practice उनका हमेशा से the style of working and the main focus was on clinical examination. He was famous कि वो पेशेंट को हाथ लगा के उनको एग्जामिन करके फिर अपना डायग्नोसिस बनाते थे और इलाज करते थे। It is slowly now becoming a lost art. जो हमारी आजकल इन्वेस्टिगेशंस मौजूद हैं, ये बड़े बड़े CT MRI ये सब डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए, डायग्नोसिस को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाए गए हैं। इसको इस तरह से इस्तेमाल ना करें कि चलो कुछ मिल नहीं रहा है तो CT करके देख लें। सो द मेन थिंग इज डॉक्टर्स के जो ट्रीटमेंट की जो स्टाइल जो प्रोसीजर होनी चाहिए, दैट शुड बी फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो उनका हुआ करता था। और उन जमानों में डॉक्टर्स के हुआ करते थे जब उस टाइम एक्सरे और ECG छोड़ के और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, तब भी मरीज ठीक होते थे, तब भी मरीज को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते थे, तब भी मरीज बेटर लाइफ लीड करते थे। और डॉक्टर्स के साथ भरोसा भी था, क्योंकि डॉक्टर खुद हाथ लगा के कोई बीमारी का पता लगाना, कोई बीमारी के बारे में बताना और वापस जाके उस इन्वेस्टिगेशन करके अगर वही चीज एस्टेब्लिश होती है या हमें उसकी इलाज में सहायता मिलती है, देन इट इज वेरी गुड। बट आज की डेट में बिधान चंद्र रॉय जैसा क्लिनिशियन बहुत कम देखने को मिलता है। जी, मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर BN हेगड़े की एक बुक पढ़ी थी, इनफैक्ट उसे ट्रांसलेट भी किया था। जो मुझे सबसे उस पर गौर करने वाली बात ये लगी थी, जो आपने जैसे बताया कि डॉक्टर्स जो है आजकल के जमाने में CT स्कैन और CTC और जो भी दूसरी तरीके की टेक्निक्स होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, पर डॉक्टर और एक पेशेंट का कनेक्शन पर्सनल टच से होता है। और डॉक्टर्स पर्सनल वार्ड, जी, डॉक्टर जब वार्ड में जाते थे तो वो हर पेशेंट को कम से कम आधा घंटा देते थे और उनसे उनकी प्रॉब्लम सामने से पूछते थे। नर्सेज उसे पीछे से नोट डाउन किया करती थी। तो डॉक्टर सरकार, इसमें थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये है कि आप एज अ डॉक्टर आज इस बात को कैसा महसूस करते हैं? लाइक जो भी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का परसेप्शन था, आज के डॉक्टर्स उसको कितना फॉलो करते हैं? कई लोग करते हैं और जो लोग करते हैं उनको अपने काम में खुशी भी मिलती है, मजा भी आता है। एक काम जो आपको सारी जिंदगी करनी है, एक ऐसा समाज की या वक्त के ऐसे दौर से हम लोग गुजरते हैं जब फैमिली में भी अगर नहीं पसंद आए तो हम अलग हो सकते हैं, लेकिन काम कैसे अलग करेंगे? वही आपका काम है, वही आपको सारी जिंदगी करनी है। अगर उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है
अगर वो आप मजबूरी में कर रहे हैं तो, या सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं आप कर सकते। अगर मैं एज अ सर्जन, मुझे मजबूरी में करना पड़े, मैं रात को 2 बजे ठंड में, बारिश में, फॉग में मैं उठ के जाके ऑपरेशन तभी कर सकता हूँ अगर मुझे वो काम पसंद है, मुझे वो काम हमेशा से अगर करना था, तभी मैं वो लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ। तो जो मेरे ख्याल से जो ये चीज फॉलो करते हैं कि मैं मरीज को हाथ लगा के, मरीज को देख के, और कोई अपनी, यस, एवरी डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल क्लिनिकली, हमें इन्वेस्टिगेशंस चाहिए बट मिसयूज नहीं चाहिए। तो वो अगर क्लिनिकली जजमेंट करके जो जो सेटिस्फेक्शन और पेशेंट के साथ जो एक रिश्ता, जो ट्रस्ट डेवलप होता है, वो आई थिंक जो लोग फॉलो कर रहे हैं, दे आर हैप्पी इन देयर प्रोफेशन, दे आर मोर हैप्पी इन देयर प्रोफेशन। और जैसे मेरा काम है, अगर एज अ पेशेंट किसी को बोलना कि आप बेहोश होकर लेट जाओ जी, मेरे हाथ में चाकू है, ये चीज सिर्फ एक इंस्टिंक्ट के वजह से आ सकता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं कैसे दिखता हूँ, या मैं कितना सीनियर हूँ या कितना जूनियर, ये सब लॉजिक नहीं चलता। ये एक इंस्टिंक्ट है, जो एक मरीज एक डॉक्टर के साथ एक रिश्ता बनता है, एक ट्रस्ट बनता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। हम अपनी तरफ से एक रीअश्योरिंग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, और उसकी सबसे आसान तरीका ये है कि मरीज को हाथ लगा के और मरीज को क्लिनिकली एग्जामिन करके देखें। दैट एस्टेब्लिशेस द रिलेशन वेरी क्विकली एंड वेरी फर्मली। इट्स जस्ट लाइक अ पर्सनल टच। आप किसी भी रिलेशनशिप में जब आप बोलते हैं कि आप किसी को केयर करते हैं, किसी को बहुत पसंद करते हैं, तो वो एक टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेक हिम एश्योर या हर एश्योर कि आप उसके बहुत क्लोज हैं। अच्छा डॉक्टर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ नॉट टू बिकम अ सर्जन, इट्स अ बुक रिटन बाय यू, तो उस पुस्तक के बारे में आप दर्शकों को प्लीज कुछ बताइए। पहली बात है, ये बुक इज ऑल फॉर द नॉन डॉक्टर्स, नॉट द डॉक्टर्स। इट हैज नथिंग टू डू विद सर्जरी और मेडिसिन। मेडिकल कॉलेज अंदर किस तरह की चीजें होती है, किस तरह की बातें होती है, किस तरह के डिसेक्शन क्लास क्या होता है, एनाटॉमी क्या होती है, ये सब बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। उसको एक बहुत ही फनी तरीके से और एक हिलेरियस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, बिकॉज उस वक्त जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम वैसे ही किसी और कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंट्स की तरह हम भी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने गए हैं और कॉलेज लाइफ देखने गए हैं, और वी आर जस्ट 17, 18, 19 years old। तो उस वक्त परसेप्शन धीरे धीरे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनती है, चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, उसकी कहानी है। और एक जो आज की डेट में मैं कहूंगा कि जहां लोग ज्यादातर, मैं किसी का अभी कोट पढ़ रहा था कि मेरे फेसबुक में 2500 फ्रेंड है पर मैं बात नहीं किसी से कर सकता। मैं उस दौर का नहीं हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे मतलब चलते फिरते इंसान से दोस्ती करना अच्छा लगता है। और ये 3 दोस्तों की, मेडिकल कॉलेज की दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक को एक ऐसी बीमारी हो जाती है, एक लाइलाज बीमारी हो जाती है, और वो तीनों कैसे उसको फाइट करते हैं और कैसे उस चीज से गुजरते हैं, वही इस की कहानी है, दोस्ती की कहानी है। ये जो नॉन डॉक्टर्स है वो ज्यादा एंजॉय करेंगे। और एक ही चीज मेरा एक बुक में मैसेज है कि कोई भी बीमारी जब होती है किसी को, तो शुरुआत में चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो किसी भी, चाहे कैंसर हो, चाहे कुछ हो, शुरुआत में एक पोर्शन, एक टाइम आती है जब वो सकम कर जाता है, उसको उस बीमारी से एडजस्ट नहीं कर पाता और वो सकम कर जाता है। अगर वो स्टेज उसने ओवरकम कर लिया, तो फिर एक टाइम आता है जब आपको उम्मीद रहता है कि मैं ऐसे करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, या वैसे करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो ठीक नहीं होता है, उसको ठीक रखना पड़ता है, वो क्योर नहीं होता। तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद, हम भी इंसान है, वो ढीला हो जाता है। वो चीज जो आप परहेज, दवाई, वो सारी चीजें जो है वो ढीला पड़ने लगता है जब आपको ये उम्मीद चली जाती है कि अब ये तो कभी ठीक नहीं होने वाली। वो ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बीमारी माफ नहीं करती।
वो बीमारी उस वक्त के लिए इंतजार कर रहा होता है कि कब वो आदमी रिलक्टेंट हो जाएगा। और अगर वैसी कोई बीमारी जिस तरह की, जैसे मैंने अभी बिकॉज ऑफ माय जॉब मैंने बहुत सारे ऐसे पैरालाइज्ड लोगों को देखा है जिनको पता है कि उनकी पैरालिसिस नहीं ठीक होनी है, लेकिन मेरा एक पेशेंट है जिसको मैंने ऑपरेशन किया था, ही हैज गॉट अ स्कॉलरशिप, ही इज गोइंग टू यूएस फॉर पीएचडी। एक लड़की है जो हरियाणा स्टेट टीम से खेलती है, शी इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस। तो वो रखनी है कि अगर कोई बीमारी के साथ हमें जीना है तो जीना है, और उसके लिए जो करना है वो हमें करना है। और हमें ही क्यों हुआ वो चीज हम पूछ नहीं सकते, क्योंकि हाँ, उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो वो जी, ढीलापन वो एक टाइम के बाद उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कि अगर आपको सपोज आज हाफ ऑफ द कंट्री मस्ट बी, एवरी फैमिली मस्ट बी हैविंग पीपल हु आर डायबिटिक इन देयर फैमिली। डायबिटिक। एक सर्टेन शुरुआत में जब डायग्नोस होता है तो खूब परहेज रखते हैं, खूब ठीक, धीरे 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 ढीला देते रहते हैं। वो नहीं देनी है। अगर वो नहीं देंगे तो बीमारी आपको नहीं मतलब कंसिस्टेंसी होनी सफर चाहिए। करवाएगा, सफर नहीं जी, करवाएगा, जी, जी। सफर नहीं। डॉक्टर सरकार, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इफ आई से कि आजकल के दौर में जब हम कंप्यूटर, टैब, सब कुछ हमारे पास है, तो सब कुछ पॉसिबल है, हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि एक राइटर जो है वो सर्जन कैसे बन गया, या अगर इसको दूसरे फॉर्म में कहूँ तो एक सर्जन एक राइटर कैसे बन मैडम मेरी एक्चुअली हमारे जो भी टीचिंग मेरी स्कूल से, मेरे हर एक जहाँ से मैं पढ़ा हूँ या मेरे घर में मैंने जो भी देखा है, गया? हमारा यही टीचिंग था कि सबसे पहले शिक्षक और उसके बाद पिता। और हमारे लिए ये था कि मेरे माता पिता दोनों को बहुत मेरे उनके कहना ये था जब मैं कॉलेज पास आउट किया, कि जब मैं पैदा हुआ था तब उनको था कि मैं डॉक्टर बनूं। और मैंने वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं वो अच्छा बन पाऊं। मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, इज नॉट हियर, सो ही इज विथ मी ऑल द टाइम। तो ही मस्ट बी हैप्पी जब मैं कभी जाके रात को किसी एक्सीडेंट विक्टिम का ऑपरेशन करता हूँ, तो ही मस्ट बी हैप्पी वेर एवर ही मस्ट बी हैप्पी एंड माय मदर इज हैप्पी। जरूर। सो वो एक चीज था जो मुझे उनके लिए था। और सर्जरी मैं बाय द टाइम आई केम इनटू इंटर्नशिप, मैं ये डेवलप किया कि मैं बहुत, मेरे पेशेंस लेवल बहुत लो है, मेरे पिताजी की तरह नहीं हूँ। तो मुझे जो चीज मुझे जल्द से जल्द नतीजा दिखे, या जो चीज मैं आई ऑलवेज लाइक टू वर्क इन इमरजेंसी। तो ओके। कि वो जो चीज है वो मुझे चाहिए था। तो टारगेट इसीलिए ओरिएंटेड। मैं इमरजेंसी पेशेंट्स का कुछ कर सकूं। इट एक्साइट्स मी एंड आई इट इट brings out the best in me when I am pushed, when I am in a very challenging situation, then I am at my best. मतलब ये आप मेडिकल क्षेत्र में एक नया आयाम भी हमें बता रहे हैं कि इस हिसाब से भी लोग नई नई फील्ड्स में जा सकते हैं मेडिकल की, अपनी जी कैपेबिलिटीज देख करके। जी जी जैसे कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं, क्लिनिकल एक्सपर्ट होते हैं, वैसे कि आराम आराम से पेशेंट्स देखते हैं। सर्जन शुड बी वन जो टारगेट बेस्ड हो, उसका एक ओरिएंटेशन हो कि उसको इतने टाइम में ये काम फिनिश करना है। हाँ, क्योंकि मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट में एंट्रेंस लिया तो सबसे टॉप रैंकर्स, मैं तो बहुत नीचे रैंक था मेरा जी, इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, बट जो टॉप रैंकर्स थे उस टाइम बड़ा ये था कि रेडियोलॉजी लेनी है या स्किन लेनी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ब्रांचेस बुरा है या कुछ, और इनमें मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको वो करनी चाहिए जो आपको, आपकी आपको। पर्सनैलिटी, आपकी पैशन हो। ये नहीं कि एक स्किन स्पेशलिस्ट ने बहुत पैसा कमाया है, आपने देखा है तो आपने ले लिया। इट विल नॉट रन इन द लॉन्ग रन, ऐसे नहीं। ये काम आपको पूरी जिंदगी करनी है। सो यू हैव जी, टू फॉलो योर पैशन, यू हैव टू फील व्हाट यू डू बेस्ट, एंड यू डू बेस्ट इन दैट, you do best in that. Don't follow the trend. ये we are not selling any item कि आजकल करेक्ट। एलईडी का जमाना है तो चलो उसका दुकान खोल लेते हैं। नो, we are doctors,
and we'll follow our passion, and we are not selling any commodity. We Correct. are doing something good. और मैडम बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन, बहुत सारे ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, जो बहुत कुछ उनको they try to do something good. They donate money, they take care of orphan children, they do good things. हमारा आप देखो, we are blessed कि हमारा काम ही ऐसा है कि we are doing good, और Yeah. उसके लिए हमें पैसे भी मिल रहा है. So और क्या चाहिए, तो और क्या चाहिए. So हाँ, we should सबसे बड़ी follow कि हमारा इंस्टिंक्ट क्या है, हमारा पैशन क्या है, हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारना. इफ somebody is not willing, कि उसको अच्छा नहीं लगता है, irrespective of मेल और फीमेल डॉक्टर, अगर उसको नहीं चाहिए कि मुझे इमरजेंसी नहीं करनी है, तो वो उस तरह की ब्रांच चूज करे. बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ फीमेल डॉक्टर्स एंड ऑल को जो अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की एजुकेशन सब कुछ मैनेज करने के बावजूद they take emergencies, they do deliveries at night. It's a beautiful thing to, पर उससे satisfaction मिलनी चाहिए आपको. वो रात को तभी कर सकते हैं जब उससे आपको satisfaction मिल रहा है, and that is जी. not money, that is a satisfaction which you should. डॉक्टर, आजकल मेडिकल के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, सबको पता है. लाइक बिहेवियरल चेंजेस है, वर्क प्रेशर है डॉक्टर्स में भी, और हम सब ये अंतर देख रहे हैं. तो नए, आप अगर कोई नए एस्पायरिंग डॉक्टर्स के टच पे हैं, तो उनके टाइम पे, मतलब आपके टाइम पे जो एंट्रेंस की तैयारी होती थी और आज के जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, उसमें आप कितना डिफरेंस देखते हैं? डिफरेंस है, वो भी डिफिकल्ट था, ये भी डिफिकल्ट है. हमारे टाइम के मेडिकल एंट्रेंस में एक तो इतने सीट्स, इतने कॉलेजेस, इतने वो नहीं थे. आजकल बहुत ज्यादा कॉलेजेस है. ये है, मेरा ये मानना है कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, ये अंतर नहीं होता है मेरे हिसाब से. इट इज अ हाई वॉल्यूम सेंटर और नॉट अ हाई वॉल्यूम सेंटर. हाई वॉल्यूम मतलब अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हाई वॉल्यूम्स होंगे ही, बट इवन इफ इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद अ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स, देन वन शुड ऑप्ट फॉर दोज मेडिकल कॉलेजेस. और वहां से निकला हुआ डॉक्टर, वहां से काम किया हुआ डॉक्टर, दे विल बी मच बेटर देन दी अदर्स. बिकॉज जितना नंबर ऑफ पेशेंट्स आप देखेंगे, जितना नंबर ऑफ पेशेंट, जितना वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आप देखेंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना ही आप उसको आगे किसी पेशेंट को मदद करने के लिए वो एक्सपीरियंस काम में लगा पाएंगे. अगर आपने पेशेंट ही नहीं देखे, अगर सिर्फ किताब पढ़, देखिए एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परफॉर्म करना. और ये पेशेंट के, बिकॉज पेशेंट तो आपसे एग्जाम क्वेश्चन नहीं मांगेगा, वो तो आपको कुछ करके यू हैव टू अटेन अ रिजल्ट, यू हैव टू क्योर. वो आपको पेशेंट से ही मिलेगा. पेशेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स एंड पेशेंट्स आर द बेस्ट बुक्स, मेडिकल बुक्स. ये is only to support. So you should all the aspiring undergraduate and the postgraduate medical students, my only advice is always choose a high volume center. Always don't go for comfort at this stage. कंफर्ट बाद में होगी. अगर इस एज में मेहनत किए तो बाद में कंफर्ट होगी. इस एज में आप कहाँ नाइट ड्यूटी के बाद ऑफ मिलता है और कहाँ हफ्ते में 4 दिन जाना पड़ता है, ये सब सोचोगे तो आगे चल के नहीं कुछ कर पाओगे. ये जो है, ये लर्निंग का फेज है, इसको लर्निंग तक ही रहने दें, इसको अर्निंग फेज मत बनाएं. अर्निंग होती रहेगी. हाँ, तो दे शुड चूज हाई वॉल्यूम सेंटर्स एंड डोंट गो फॉर कंफर्ट. कहाँ, किस स्टेट में, किस मेडिकल कॉलेज में कहाँ पे पेशेंट कम आते हैं, डोंट गो फॉर दैट. इन अदर वर्ड्स इफ आई से, आपके कहने का एक क्रक्स ये भी है कि जो भी एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, उनका टारगेट ये होना चाहिए कि हम चाहे जैसे भी स्कूल से पढ़ के आए हों, बट हमारा जो एडमिशन हो, चाहे वो मैं कहती हूँ इंजीनियरिंग है, चाहे डॉक्टर मेडिसिन के लाइन पे जो भी जाते हैं, उनका टारगेट होना चाहिए कि वे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर करें रादर देन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं काम करने के, जहाँ एक्सपोजर ज्यादा मिले. और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी कर रहे हैं
वो अच्छा सेंटर हो, और एक टाइम पे बाद में चाहे सीनियर रेजिडेंसी हो चाहे कुछ हो, एक गवर्नमेंट सेटअप की एक्सपीरियंस जरूर ले जिंदगी के किसी स्टेज में, वो एक्सपीरियंस जरूर ले। चाहे Okay. आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हो, कोई उसमें वो नहीं है, देयर आर Problem वेरी नहीं। वेरी गुड। आप Colleges अगर around। टॉप 10 कॉलेजेस लेंगे तो उसमें 4-5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आएंगे। नो मतलब दैट इज नॉट, बट एक टाइम पे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का काम करने का एक्सपीरियंस जरूर लें बिफोर जी। कमिंग इनटू प्रैक्टिस ऑन हिज ओन। ओके डॉक्टर, जिस डिपार्टमेंट में आपका एक्सपर्टीज है उस संबंध में हमारे दर्शकों को भी कुछ बताइए, और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शंस है लोगों के मन में, तो उसको भी क्लियर करने की थोड़ी कोशिश कीजिए। एक मेजर मिसकंसेप्शन मैं जो फेस करता हूँ अपने डे टू डे प्रैक्टिस में कि ये लेजर से होगी कि नहीं। जनरल सर्जरी में कोई लेजर नहीं होती, मैं थोड़ा सा लेजर आंखों में दर्शकों होती को, है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं दर्शकों को बता हाँ, दूं कि डॉक्टर लेजर सर्जन है। इट मींस उनके सारे जो ऑपरेशंस है वो लेजर थेरेपी के थ्रू होते हैं, और इसी के बारे में ये क्वेश्चन भी है। तो लेजर जो है वो आंखों में होता है, वो प्रोस्टेट के लिए होता है। जनरल सर्जरी में जो नॉर्मल लोग लेजर जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली मोस्टली इट इज रेफर्ड टू फॉर लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी इज द चेंज ऑफ द एक्सेस। हम पेट के कुछ भी ऑपरेशन करें, चाहे गॉल ब्लैडर, चाहे हर्निया, चाहे अपेंडिक्स, चाहे कोई इंटेस्टाइन का ऑपरेशन, चाहे स्टमक का ऑपरेशन, ये चीजें जो है ये ऑपरेशन पेट के अंदर वही है जो आज से सदियों से चलती आ रही है। इट इज द सेम ऑपरेशन, इट हैज नॉट चेंज, ओनली द एक्सेस हैज चेंज। लैप्रोस्कोपी में कोई जादू नहीं होती कि गॉल ब्लैडर से स्टोन गायब, वो भी गॉल ब्लैडर निकालते हैं, ओपन सर्जरी भी गॉल ब्लैडर निकालते हैं। सेम इज विद अपेंडिक्स, सेम इज विद द ट्रीटमेंट modality and the protocol and the basic principles of the treatment in surgery has not changed. It is all the same. एक्सेस चेंज हुआ है। इस एक्सेस से क्या होता है, कोई लंबा कट नहीं लगता। उससे क्या होता है कि बॉडी में ज्यादा ब्लीडिंग, ज्यादा प्रोटीन लॉस, ज्यादा एनर्जी लॉस, ये सब नहीं होती। रिकवरी फास्टर है, लोग जल्दी हॉस्पिटल से घर जा सकते हैं, लोग जल्दी घर से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। बट अंदर ऑपरेशन इज द सेम, इट हैज नॉट चेंज्ड। the रिकवर technique has होने not, में उतना ही टाइम लगेगा, यू मीन टू से? रिकवर होने में लैप्रोस्कोपी में डेफिनेटली थोड़ा कम टाइम लगता है। लैप्रोस्कोपी में भी ऐसे कई बार सिचुएशंस आते हैं जो लैप्रोस्कोपिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, तो फिर हम उसको ओपन करके करते हैं, जो कि हमेशा से होता आया है। सो ओपन सर्जरी इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एंड लैप्रोस्कोपी इज ऑल्सो स्टैंडर्ड। sometimes it depends on the choice of the patient and the surgeon, and sometimes you have no option। जैसे ऐसी बहुत सारी पेट में मल्टीपल सर्जरीज हुई है, या कोई और जैसे पेशेंट को कोई लंग्स की ऐसी प्रॉब्लम है तो जिसमें लैप्रोस्कोपी नहीं हो सकती, उसमें तो ओपन करना ही करना है। और बाकी चीजों में देयर इज अ चॉइस फॉर लैप्रोस्कोपी एंड ओपन सर्जरी। आजकल गॉल ब्लैडर एंड अपेंडिक्स और ये सब हर्निया सर्जरीज बहुत सारे सेंटर्स में लैप्रोस्कोपिकली भी होता है और ओपन भी होता है। तो दैट इज द एडवांसमेंट। बाकी यस, इन्वेस्टिगेशंस कुछ कुछ बहुत एडवांस हो गए हैं, और कुछ कुछ नए सर्जरीज भी आए हैं, और कुछ कुछ पुराने जमाने में सर्जरीज होते थे बहुत रेगुलरली, वो बंद भी हो चुके हैं बिकॉज ऐसी दवाइयां आ गए हैं कि वो सर्जरीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे भी हुआ है। और यस, देयर आर सम डिजीजेस जिसकी पहले भी इलाज सर्जरी से ही था और अभी भी सर्जरी से है। और एक अनदर मिसकंसेप्शन व्हिच आई वांट टू स्टेट इज, कई लोग बोलते हैं कि तो ये लास्ट ऑप्शन सर्जरी है। ऐसी बहुत सारी बीमारी है जिसमें कोई लास्ट ऑप्शन बोल के चीज नहीं है, इसकी इलाज ही सर्जरी है और सर्जरी से वो ठीक हो जाएंगे। तो इट्स लाइक इट्स नॉट, इट इज द ओनली ऑप्शन। सो और सर्जरी से डरे नहीं। अगर सर्जरी में कुछ एडवांस हुआ है तो सबसे ज्यादा एडवांस एनेस्थीसिया में भी हुआ है। एनेस्थीसिया में पहले बहुत बुजुर्ग लोग, बच्चे, ये लोग सरवाइव नहीं करते थे। आज की डेट में एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो चुका है
हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, किसी भी चीज को अगर प्रॉपर तरीके से वो लोग सब कुछ मैनेज करके करते हैं तो सर्जरी इज पॉसिबल एट एनी एज। एनी एज। मैंने 80 साल के ऊपर के लोगों पे भी गॉल ब्लैडर सेफली करके घर भेजा है। उसमें मेरा क्रेडिट जितना है, मेरा तो ऑपरेशन वही है जो मैं नॉर्मली करता हूँ, लेकिन क्रेडिट एनेस्थीसिया का बहुत है, बहुत एडवांस हो गया है। सो इनफैक्ट सर्जरी से मुझे अभी लगता तक है घबराने की जरूरत नहीं है कि डिलीवरी के टाइम में भी पहले एनेस्थीसिया के कारण काफी प्रॉब्लम्स आती थी, जहां तक मुझे हाँ मैंने पढ़ा है अर्लियर हाँ। रीडिंग्स जो है। तो अब तो काफी इजी गोइंग हो अब तो गया एनेस्थीसिया हाँ, से। काफी एडवांस हो गया है, काफी जी एडवांस हो गया। डॉक्टर, एक प्रोफेशन से जुड़ा हुआ एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि पहले लोग बोलते थे कि मुफ्त की सलाह देना भी कोई हम लोग में से कोई भी मुफ्त की सलाह किसी को नहीं देता है, पर डॉक्टर्स के प्रोफेशन में क्या मुफ्त की सलाह देने को लेकर के आप कितने सहमत हैं? और दूसरा, इस प्रोफेशनल होड़ में जब डॉक्टर्स के बीच में इतना कंपटीशन है, तो ये मुफ्त की सलाह वाली चीज जो है और पेशेंट्स के साथ रूबरू होने वाली जो चीज है, वो डॉक्टर्स ओथ जिसको बोलते हैं, वो कहाँ गुम हो गई है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके साथ गांव का जो जुड़ा हुआ हेल्थ सिस्टम है, गांव का जो बुरा हेल्थ सिस्टम है, उसके बारे में एक डॉक्टर के रूप में आप क्या कहेंगे? मैडम, जहाँ तक ओथ की बात है, ओथ कोई माने वो लेने की जरूरत नहीं आपको। अगर आपकी शिक्षा, आपकी बेस, आपकी अपब्रिंगिंग स्ट्रांग है तो आपको उस ओथ की जरूरत ही नहीं। जी और जिसको नहीं मानना है वो 10 बार भी लेगा तो नहीं मानेगा। तो मेरे हिसाब से जो आपकी संस्कार जो आपको घर से मिला है और जी जो आपकी स्कूल टीचर से मिला है, वही आपकी ओथ है सारी जिंदगी के लिए। वही ओथ है, वही बहुत है। हम्म और दूसरा, मुफ्त की सलाह, तो सलाह की कोई प्राइस नहीं होती। हम्म अगर देयर आर सर्टेन थिंग्स, अभी जैसे कोविड में मैं बताना चाहूंगा कि जी ये एक दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे शेयर करके और वही इलाज लेके और वही डोज लेके बहुत लोग बहुत सफर कर चुके हैं। सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। आपको कोई चीज की बीमारी के लिए आपको जो दवाई दी गई है वो आपको सोच के दी गई है। उसको सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स अगर हो भी किसी को, तो मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन आप ले लेंगे या वही, वो दैट इज नॉट गुड। बिकॉज बाकी ये, हाँ इसको हाँ थोड़ा अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, बट रियलिटी यही थी कि इस बीच डॉक्टर्स ने पेशेंट्स के साथ इसी तरीके से ऑनलाइन कनेक्ट होकर के भी काफी कुछ कमाया, बिकॉज वहां पे डॉक्टर्स का पर्सनल टच नहीं था। दे वर जस्ट एडवाइजिंग टू द पेशेंट्स कि क्या हाँ। सही है क्या गलत है। वो ऐसा टाइम गया, वो पॉसिबल ही नहीं था। और वो इतना, मतलब इट वाज सच अ ह्यूज स्टॉर्म। वो जो आए उसके बीच वो मतलब चले गए, मतलब इट वाज जस्ट अनप्रेसिडेंटेड एंड वो अनप्रिपेयर्ड ऐसा टाइम था। बट स्लोली स्लोली मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो मैंने कोविड टाइम्स में देखा, ये ओपीडी के बाहर इतना लाइन लगना और ये धीरे 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 इट इज गोइंग टू फेड आउट। ऑनलाइन कंसल्टेशंस will become the standard mode of consultation in a few years time. Patient हॉस्पिटल में आएंगे only for emergency or to take admissions for surgeries or other purpose। मतलब ये डेली ओपीडी में वेट करना और ये दिस विल फेड आउट स्लोली स्लोली, बिकॉज कोविड में काफी लोगों को, और आजकल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ये है कि धीरे धीरे आई थिंक इट इज चेंजिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन कंसल्टेशन ओनली ट्रेंड। But yes, I would, I know, me personally and few people like me, I know कि because मैं फिजिशियन नहीं हूँ, मैं सर्जन हूँ। और मेरे जैसे मेरे हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो हम लोग जो हमारे हॉस्पिटल में फिजिशियंस है, उनसे हमने कोविड की मैनेजमेंट सीखा, उनके साथ राउंड लिया, उनके साथ कोविड में स्टेरॉइड देने से डायबिटीज की, शुगर की मैनेजमेंट कैसे करनी है, किसको कैसे क्या मैनेज करना है, वो हमने उनसे सीखा। और हमने अपने पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में जिनको भी कोविड की ट्रीटमेंट की, हमने चार्ज नहीं किया, क्योंकि ये हमारे कमाए हुआ ज्ञान है।
हमने वो उनसे सीखा। तो जो हम लोग दूसरे ब्रांचेस के सारे डॉक्टर्स जिन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशंस किए, वी हैव नॉट चार्ज मनी एंड touchwood they were not admitted and they are fine now. बट जो लोग कोविड में जिनके क्रिटिकल हालत हुए, जिनके डेथ हुए, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज वो ऐसे हालत थे और ऐसे हेल्पलेस सिचुएशन था फॉर डॉक्टर्स एंड एवरीबडी के इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी जो आपने अभी बताया कि जैसे आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने हॉस्पिटल से जो सीखा, तो इस तरीके का कुछ छोटा, नॉट लाइक जो हैडी हो, जो एक आम आदमी भी इस तरीके की सिचुएशंस में आसपास के सोसाइटी में हैंडल कर सके, तो आप क्या कुछ मतलब ऐसे लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड है और आगे से बढ़ के काम करना चाहते हैं, लोगों के बीच में इस तरीके से हेल्थ इश्यूज को लेकर के लोगों से जोड़ना चाहते हैं, तो उनको भी आप इस तरह का कोई छोटा एक ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ काम करते हैं, मी कुछ एंड एनजीओ। हाँ बिल्कुल। और जो मैं और जो मेरे साथ जो मेरे सीनियर कलीग है फिजिशियन, हम लोग बहुत वी विल बी वेरी हैप्पी इफ वी कैन गिव अ मैसेज एंड अ स्मॉल ट्रेनिंग कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, बिकॉज आज नहीं तो कल वापस केसेस बढ़ेंगे ही, और किस तरह से बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, क्या सिचुएशन होगा, वी ऑल डोंट नो, बट यस थर्ड वेव इज अ रियलिटी एंड हैपन। How disastrous it will be, we don't know, but we must prepare. एक चीज मैंने बहुत स्कूल टाइम में सुना था कि the person who sweats more in practice bleeds less in war. So, so this is the time when we should prepare, gear up, and ये वो टाइम नहीं है कि चलो अभी केसेस कम है तो घूमने निकल पड़ते हैं। ये वो टाइम है जब वी शुड पुल आवर सॉक्स, वी शुड गैदर आवर रिसोर्सेज एंड वी शुड बी प्रिपेयर टू फाइट द थर्ड वेव। ऐसे सिचुएशन में अगर हम जो एनजीओज में हैं, जो लोग हैं जो बाकी पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं, अगर हम उनके लिए कुछ रख पाए या उनको ट्रेनिंग दे पाए, वी विल बी वेरी हैप्पी। हाँ, बिकॉज आपके एडजेसेंट एरियाज में भी, आपके हॉस्पिटल के एडजेसेंट एरियाज में कई लोग ऐसे हैं पर्सनली जो इस तरह की चीजों में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और लोगों को हेल्प आउट करना चाहते हैं। मैडम किसी भी चीज में, सर्जरी में तो या किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ती, नियत ही काफी है। जिसकी नियत अच्छी है वो बहुत, इट्स एनफ, एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ती। So anybody who will be willing and we are always there to guide. Sure. हमारे लिए अच्छा ही होगा, पेशेंट के लिए अच्छा होगा। जी डॉक्टर, चलिए थोड़ा सा हल्का सा माहौल बनाते हैं। मैंने पढ़ा है काफी जगहों पे कि आपकी संगीत में काफी रुचि है और आपको संगीत की बहुत सारी विधाओं के बारे में भी पता है। बीइंग अ बंगाली, आई अंडरस्टैंड कि रविंद्र संगीत में भी आपका अच्छा एक दबदबा होगा ही, तो इस बारे में भी कुछ बताइए। नहीं, रविंद्र संगीत टैगोर सॉन्ग्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि उसको आप लाइफ के हर स्टेज में उस स्टेज की तरह रिप्रेजेंट और इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक ही सॉन्ग को एक टीनेजर जैसे इंटरप्रेट करेगा, एक मिडिल एजेड और एक एल्डरली पर्सन। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस यू कैन interpret the song in a different way. The same song can be fit and it can be interpreted like a love song or a devotional song. It is Tagore has a wide range. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान अपने पूरे जीवित काल में ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई इमोशन से गुजर ही नहीं सकता जिसके बारे में उन्होंने ना लिखा हो। एक नजरुल इस्लाम, आई गेस there was some नजरुल इस्लाम, जहां तक मुझे याद है। Yes, he wrote mainly patriotic songs and मैंने सुना है ये। fire. His songs had lot of fire and thrust in them, and उस time that was the need of the hour. उस time love songs की मतलब किसी को जरूरत नहीं थी. That was the need of the hour at that time.
और जी। मुझे सबसे ज्यादा जो आकर्षित करती है किसी भी सॉन्ग में, चाहे वो हिंदी हो या बंगाली हो या कुछ हो, कि लिरिक्स लिखा कैसे है उसको। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो जो गाना जो अच्छे से लिखा गया है, उसको उसको कोई रोक नहीं सकता दिल को छूने से। वो सुर उस पे अपने आप, अब जो गाना, सपोज मैं बोलूं कि चिंगारी कोई भड़के, अब वो जी। गाना ऐसा लिखा है आनंद बख्शी ने, उस गाने को आप कितना खराब बना लोगे। तो वो जी। लिखा ही ऐसा है। या जावेद अख्तर की पंछी नदियां, या माय पर्सनल फेवरेट ऑलवेज हैज बीन गुलजार, बिकॉज गुलजार की जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन और जो उनकी इन्फ्लुएंस है, वो या तो मिर्जा गालिब की है या तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो और जी। उनकी उनकी जो जो किसी भी बात को कहने का जो तरीका है, वो बहुत ही छोटी चीजों को जो हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज हमारे सामने होते हैं, वो उसी चीज को लेके वो करते हैं। तो मेरा पर्सनल फेवरेट इज ऑलवेज गुलजार साहब, ऑलवेज। बट ओके। मुझे बहुत पसंद है जावेद अख्तर, और आजकल डेफिनेटली प्रसून जोशी जी। ओके। और रविंद्र संगीत में आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग क्या है? रविंद्र संगीत में मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग तो ऐसे कहना मुश्किल है, बट सबसे फेवरेट सिंगर मैं कह सकता हूँ, हिज नेम इज पीयूष कांति सरकार। ही इज नो मोर, बट ही इज माय फेवरेट बिकॉज his interpretation and his presentation of the Tagore songs are very different from all others. But definitely Suchitra Mitra hai, Konika Bandyopadhyay hai, they are great. But मेरा पर्सनल फेवरेट इज पीयूष कांति सरकार। एंड यस, टैगोर सॉन्ग्स को चूज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर सरकार, हमारे दर्शकों को आप कुछ क्या खास सलाह देना चाहेंगे? बीइंग अ डॉक्टर, आप हम लोग आजकल सब कोई बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, तो आप हम लोग को भी कुछ सलाह देते भी चाहिए। मेरे प्रैक्टिस में मैं खासतर हमारे देश के औरतों से एक अपील करना चाहूंगा कि परिवार को देखना, बच्चों को देखना, काम, इन लॉज, पेरेंट्स, सब सब ठीक है, जी। लेकिन खुद को देखना बहुत जरूरी है। जी। हमारे खासकर हमारे देश में औरतों को डाइट, और हर डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन, डाइट में कैल्शियम और हीमोग्लोबिन, इसकी खास ध्यान रखनी है। अगर वो नहीं ठीक रहेंगी तो बाकी सब कुछ, द होल सिस्टम विल कोलैप्स। तो दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि डॉक्टर को दिखाने में लेट करते हैं, सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, सोचते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, और भी काम है, और काम है। लेकिन खासकर आई वुड टेल देम कि डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ एंड डोंट नेग्लेक्ट योर डाइट, बिकॉज आगे की जनरेशन तभी फ्लरिश करेगी अगर हमारे देश के जो विमेन है, दे विल बी, एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली एम्पावरमेंट की वो जाके कौन से ऑफिस में कौन से पोजीशन में है, दैट इज फाइन, बट दे शुड टेक केयर ऑफ देयर डाइट। उनके डाइट में एक तो इट शुड बी टाइमली, एंड दे शुड हैव इनफ ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम इन देयर डाइट, बिकॉज आप चाहे एस्ट्रोनॉट हो, चाहे सीईओ हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, जो हो, menstruation is a reality, hormonal change is a reality, childbirth is a reality, menopause is a reality, osteoporosis is a reality. You cannot just avoid all these things, you have to go through this. So keep your body in a sound state, and that can only come from nutrition, only nutrition. Please take care of your nutrition, please take care of your activities. दिन में एक छोटा सा टाइम अपने लिए जरूर निकालें, जब आप कुछ नहीं तो वॉक पे जाएं या योगा करें, जब आपके परिवार वाले अपना अपना काम करते रहें, आप निकल जाओ, आप खुद का थोड़ा टाइम दिन में हाफ एन आवर प्लीज स्पेयर फॉर योरसेल्फ। उस टाइम आपके आप
आपका दिमाग आप you will be able to think better, you will be able to perform better, and you need that time for yourself. And please take care of the diet, and please don't neglect any health issues. एक और दूसरी बात, for all the very busy men in our country and very shy women in our country, please, yearly health checkup is very, very, very essential. Please do it. Please don't neglect it. Don't wait for something to happen, then only go. Please, a routine blood test and some routine tests every year, it should be done. Forget about your company is getting it done or not, whether you have insurance or not. Forget about it. Just basic few blood tests and a doctor's checkup is required for every person in this country, and especially everybody who is more than 40 years old. And women, I will appeal to all the women, please make it a point to self-examine your breast every month. Every month, you should examine your own breast every month very meticulously, and even the slightest doubt, you should consult a doctor. And don't neglect any health issues, not any lump, not anything, any bleeding, any lump, any unusual thing, don't neglect. Don't keep it till it becomes an emergency. So जरूर डॉक्टर की टाइम पे सलाह लें, जो भी आपके पास, जो भी आपके भरोसेमंद डॉक्टर है, जहां भी आप रहते हैं वहां पे उनको दिखाएं और नेग्लेक्ट ना करें. और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि they don't even discuss with their husband because he is busy. Bhai, he is busy, fine, but he can be busy because you are taking care of the entire house. That is why I can afford to be busy. So you first take care of yourself, and कितना भी कोई busy हो, एक दिन सुबह डॉक्टर को दिखाने में कोई मना नहीं करेगा. आप they should not neglect. Sure. इसके साथ आपकी इस बात को थोड़ा एड ऑन करते हुए ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि नॉट ओनली लेडीज ऑफ द हाउस, इवन द हाउस फैमिली मेंबर्स, उनको भी अपने घर की लेडीज का, उनकी फिटनेस का जरूर ध्यान रखना चाहिए, उनकी न्यूट्रिशन का भी. जी. जाते जाते आपके लिए एक इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आप मरीजों को कौन सा फोन यूज करने की सलाह देंगे? फोन, ये आईफोन का जो सिस्टम है, इट इज आईफोन का, इट इज वेरी ओवररेटेड बिकॉज ये बहुत ब्रिटल है. बट इसका जो सिस्टम, इट इज सो इजी एंड इट इज सो सिक्योर. तो आई वुड से आईफोन. बट माय आंसर व्हाटएवर मॉडल, मतलब इट डजंट मैटर, जो भी, मतलब आई आल्सो यूज अ वेरी ओल्ड मॉडल ऑफ आईफोन, बट आईफोन इज वेरी इजी, मतलब एंड इट इज वेरी सिक्योर. तो मुझे लगता है आईफोन. आप मेरे आंसर के बहुत क्लोज है, बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. आप तो खुद ही एप्पल यूज कर रहे हैं. चलिए, बहुत ही मजा आया डॉक्टर सरकार आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर सरकार, आपने हमारे चैनल में आकर के अपनी इतनी इम्पोर्टेंट टाइम को लगाया और हमारे दर्शकों को इतनी रोचक जानकारी दी. मैं आपसे जरूर कोशिश करूंगी कि आगे आने वाले किसी एपिसोड में इस बिफोर द थर्ड वेव कम्स एक स्ट्रेटेजी बना करके हम अपने दर्शकों को किस तरीके से बताएं कि हाउ टू ओवरकम विद इट. चलिए डॉक्टर देवजीत सरकार, बहुत धन्यवाद आपका कंटेंट कलाकारी में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. थैंक्स. और अब समय हो चला है कि हम भी आपसे विदा लें. हमारे YouTube चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंटरव्यूज को देखिए, उसे लाइक कीजिए, उस पर अपने कमेंट्स दीजिए. अपना बहुत ध्यान रखिए. और आज के लिए बस इतना ही. कंटेंट कलाकारी की ओर से आप सबको नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर यू से. थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द एपिसोड. थैंक यू.